हेलो दोस्तों, मैं दीपक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुड़वार एकेडमी पर। पॉलिटी की सीरीज में आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि आपको आपके एक दिवसीय प्रयोगात्मक परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा। नो डाउट यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। अतः आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और नोट भी करते चलिएगा। जो समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ लीजिएगा। पॉलिटी की इस सीरीज में जो मैं आपके लिए आज का टॉपिक लेकर के आया हूं वो कुछ और नहीं बल्कि हमारा संविधान बना कैसे, भारत में संवैधानिक विकास, ये रहेगा 1773 से 1858। अर्थात देश स्वतंत्रता की कगार पर था और उस स्वतंत्रता की कगार पर खड़ा हुआ देश और देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके मन में ये विचार क्यों आया कि नहीं, अब हमें संविधान की आवश्यकता है, अब हमें लोकतंत्र की आवश्यकता है, अब हमें गणतंत्र की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्यों? क्योंकि इसके पूर्व तो हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था थी वो शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। स्वतंत्रता की कगार पर खड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को क्यों नहीं अपना लिया? क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद औरंगजेब के मरने के बाद मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे जितने भी बादशाह आए सब कोलैप्स कर गए, सब कमजोर थे। मुगल साम्राज्य की नींव को उस तरह निरंतर अपनी स्थितियों में सुधार करते हुए उसके क्रम को लगातार नहीं जारी कर पाए। ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद देखने को मिलता है। लगभग 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है लगभग, और हम देखते हैं 1858 तक मुगल साम्राज्य का जो मेन नींव था, मुख्य नींव था, वो बना रहा बहादुर शाह जफर के रूप में। इसके रूप में बना रहा। मेरे कहने का मतलब ये थी राजतंत्रात्मक व्यवस्था। इसके पूर्व भी यदि देखा जाए, मुगल साम्राज्य के पूर्व भी देखा जाए तो प्राचीन काल में भी जो व्यवस्थाएं थी, चाहे मगध साम्राज्य हो, उसके अंतर्गत मौर्य साम्राज्य आता हो, चाहे गुप्ताज पीरियड हो, सभी राजतंत्रात्मक थे। कहने का मतलब राजतंत्रात्मक व्यवस्था भारत के कण कण में विद्यमान थे। लेकिन हमारा भारत जब स्वतंत्रता के एकदम एक किनारे, एक छोर पर खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि बस जल्द ही सारे अंग्रेज छोड़ करके जाएंगे और हमारा भारत स्वतंत्र होगा, तो उस स्वतंत्रता के किनारे पर इस राजतंत्रात्मक व्यवस्था को क्यों नहीं अपनाए? इसकी जगह पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था क्यों अपनाए? इसको ही क्यों चुना? क्यों उन्होंने कहा कि जो
नियम है, कानून है, वो केवल मौखिक नहीं होगा, शोध किया जाएगा, उसमें लोग शामिल होंगे और वह लिखित रूप में रहेगा और उसके अनुसार सरकार बनेगी, सरकार चुनी जाएगी। राजतंत्र नहीं होगा, अपितु लोकतंत्र होगा। शासन का प्रमुख राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अपितु शासन का प्रमुख नागरिकों के बीच से चुन करके आएगा। ये व्यवस्थाएं क्यों आई, संविधान का विचार क्यों आया, यही इसका जो उत्तर है वो संवैधानिक विकास के अंतर्गत ही हमें मिलता है। क्यों? इस संवैधानिक विकास में आप देखोगे तो 1773 का एक्ट आता है, जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार 1774 को सुप्रीम कोर्ट बना। हालांकि ये न्यायिक नहीं था, लेकिन बना तो कहां पर, कलकत्ता में। इसके बाद जितने भी एक्ट या अधिनियम आए, सब में कुछ ना कुछ सुधारात्मक कार्यवाही की गई और ये सारे एक्ट जो आया करते थे किसी ना किसी पत्र पर लिख करके आया करते थे, किसी ना किसी पत्र पर। अंतिम अधिनियम आते समय तक, भारत शासन अधिनियम 1947 तक कुछ ना कुछ कार्रवाइयां होती रही। भारत के महान क्रांतिकारियों ने विचार किया कि नहीं, हमें अब संविधान की आवश्यकता है, राजतंत्र हमें नहीं चाहिए। तो इस संवैधानिक विकास में जो पहला एक्ट आया, नोट करते चलिएगा इसको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, वहां से क्वेश्चन आया है। तो इसका मतलब प्रश्न यहां से पूछा जाता है, तो आप इसको नोट करते चलिएगा। यहां पर जो जो प्रक्रियाएं हुई हैं, कब कौन सा किस समय किस एक्ट में क्या हुआ है, वह महत्वपूर्ण चीजें मैं इसमें लिखा हूं। हालांकि बातें बहुत हैं, लेकिन सारी बातों को मैंने लिखना सही नहीं समझा, वही यहां पर मैं लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट, ये आता है 1773 में। तो पहला प्रश्न का उत्तर आपका ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो याद रखना 1773 में। इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ, तो इसमें महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्फे या इम्फे। ये दूसरा प्रश्न और उसका उत्तर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्फे। पहला 1774 में सुप्रीम कोर्ट में, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सब प्रश्न है। इस सुप्रीम कोर्ट में तीन अन्य न्यायाधीश भी थे, एक थे चैम्बर्स, एक थे लिम्बस्टर और एक थे हाइड, या इनको हाइड भी कहा जाता है, या इनको हाइड भी कहा जाता है। और ये रेगुलेटिंग एक्ट आया कैसे, गोपनीय समिति की सिफारिश पर। गोपनीय समिति की सिफारिश पर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई
20 वर्ष का चार्टर लेकर के। तो कुछ समय पश्चात इसमें रॉबर्ट क्लाइव आया और रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी नीतियों के माध्यम से भारत को खूब लूटा, खूब धन कमाया। ये बात रॉबर्ट क्लाइव की ब्रिटेन के संसद में पहुंची और ब्रिटेन के ताज तक पहुंची ये बात। तो गोपनीय समिति ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बहुत मुनाफा कमा रही है, लेकिन बता रही है ब्रिटेन के महारानी या महाराज को कि बहुत फायदा नहीं है। तब वहीं पर गोपनीय समिति बनाई गई कि आप पता करिए, और उसकी सिफारिश पर आया रेगुलेटिंग एक्ट, नियंत्रण एक्ट। और नियंत्रण किस पर? नियंत्रण किस पर? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। इसलिए और इस एक्ट में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। रॉबर्ट क्लाइव गया तो कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल के, नोट कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद दूसरा एक्ट आता है, इसके बीच में भी एक एक्ट आता है, लेकिन वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। दूसरा एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। कब आया? 1784 में। इसके माध्यम से क्या किया गया? दो बोर्ड की स्थापना हुई। पहले बोर्ड का नाम था नियंत्रण बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, इसकी स्थापना की गई। और दूसरा निर्देशन मंडल बोर्ड, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, इन दो बोर्डों की स्थापना की गई। नियंत्रण बोर्ड का कार्य क्या था? भारत के राजनीतिक प्रशासन की देखरेख करना। भारत के राजनीतिक प्रशासन मतलब राजस्व कैसे आएगा। चूंकि एन केन प्रकारेण ईस्ट इंडिया कंपनी का मोटिव यही था कि कितना ज्यादा से ज्यादा धन हम भारत से कमा लें। तो प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व की देखभाल करना। और दूसरा निर्देशन मंडल, कंपनी के व्यापारिक प्रशासन की देखभाल करना। दो काम नोट कर लेना। नियंत्रण बोर्ड कार्य राजनीतिक प्रशासन की देखभाल करना, निर्देशन मंडल कार्य व्यापारिक प्रशासन की देखभाल करना। ये सब घटनाएं किनके सामने हो रही हैं? भारतीयों के सामने। यही एक एक एक्ट बार बार आना ही संविधान बनने का एक मूल कारण बनता है। इसके बाद अगला एक्ट आता है जिसे कहते हैं चार्टर अधिनियम एक्ट या चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम। ये कब आता है? 1813 में। इसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, इसको याद कर लेना। और इसको इंपॉर्टेंट की स्लाइड में यदि जोड़ दो तो अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ये देखो, मतलब 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उसने वहां के क्राउन से ये लिखवा लिया था कि भारत में केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी आकर व्यापार नहीं करेगी। मतलब हमारा ही दबदबा कायम रहे भारत में।
ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी ना आए। एग्जाम्पल, जैसे भारत की कंपनी है जियो। जियो किसी ए नाम के देश में जाए व्यापार करने के लिए, और ये जियो भारत सरकार से एक पत्र में लिखवा ले कि इस ए देश में केवल जियो कंपनी ही व्यापार करेगी। मतलब अडानी ग्रुप समूह यदि इसमें आकर के व्यापार करना चाहे तो ना, केवल मैं और मैं, दूसरा कोई नहीं, अकेले हम ही व्यापार करेंगे। ठीक उसी प्रकार से 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी से पत्र लिखवाया कि भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। लेकिन जब चार्टर अधिनियम 1813 आया तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, अर्थात अब भारत में अन्य कंपनियां भी आ सकती हैं व्यापार करने के लिए। लेकिन एक अपवाद है इसका, एक अपवाद भी है इसका। अपवाद क्या है? अपवाद में ये है कि चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। मतलब चाय का व्यापार कोई करेगा तो केवल एक ईस्ट इंडिया कंपनी, इस पर कोई दूसरी कंपनी चाय के उद्योग में व्यापार नहीं कर सकती। दूसरा, चीन के साथ अगर कोई व्यापार करेगा तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा ये अपवाद है, बाकी सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किस चार्टर अधिनियम में, किस अधिनियम में हुआ? तो चार्टर अधिनियम 1813। इसको याद रखिएगा, पूछ लेगा कि चाय और चीन के व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त किया गया, ये प्रश्न बनेगा। और 4 विकल्प दिया रहेगा, उसके बीच में ये रहेगा। यदि आपको याद रहेगा तो OMR सीट में करिक्की पेन से ऐसे गोला काला कर देना, तब आपका एक उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगला आता है चार्टर अधिनियम 1833। इसमें भी बहुत बड़ा कार्य किया गया। इस चार्टर अधिनियम 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को, देखना, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पूरे भारत का, ऑल ओवर इंडिया का बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। याद रखना, प्रश्न यहां से भी बन सकता है, वह कौन सा अधिनियम है जिसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? चार्टर अधिनियम 1833। ये भी पूछ सकता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, क्योंकि ये तो बंगाल का गवर्नर जनरल है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखना इसको, ये सब प्रश्न ही हैं।
एक चीज आपने देखा होगा, आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि चार्टर अधिनियम कितने वर्षों के बाद आता है। आप देखिए, पहला चार्टर अधिनियम आया 1813 और दूसरा आ रहा है 1833। तो तीन में से तीन गए, बचा शून्य। यहां से उधार लेंगे, बचेगा कितना, बनेगा कितना, 11। 11 से तीन गए, कुछ गलत हो रहा है क्या? अच्छा, गलत कर ही रहे हैं, घटाने तो बहुत ज्यादा आएगा। पहला कब आया था? 1813। ठीक है। उसके बाद यदि इसमें 20 हम जोड़ेंगे तो तीन, दो एक तीन, 1833। अर्थात ये जो चार्टर अधिनियम आया, ये 20 वर्षों का एक चार्टर होता था। 20 वर्ष बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ता था। तो यहां से भी भैया प्रश्न बन सकता है कि चार्टर अधिनियम कितने वर्षों के बाद आता था या कितने वर्षों में रिन्यू करवाना पड़ता था। 20 वर्षों के बाद, 1813 और 1833। 1833। इसके बाद आता है चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853। इसमें काम क्या किया गया, ये भी देखिए 20 वर्ष बाद आ रहा है। 1833, 20 जोड़िए, 3, 5, 8, 1, 1853। इसको याद रखना है, तो छोटी छोटी लेकिन है मोटी बातें। ठीक। इसमें क्या किया गया, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में कार्यपालिका और विधायिका कार्यों का पृथक्करण किया गया। ये बात ये स्पष्ट करता है कि कार्यपालिका और विधायिका ये एक साथ थी गवर्नर जनरल के परिषद में। मतलब नियम बनाने का भी काम और नियम लागू कराने का भी काम, दोनों एक ही साथ होता था। तानाशाही वाली व्यवस्था, कहा ना अलग करो, नियम बनाएगा कोई और, लागू करेगा कोई और। तो ये व्यवस्था की गई। ठीक। एक एक पॉइंट ये नोट करते चलिएगा, सब महत्वपूर्ण है। विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का पृथक्करण किया गया। और भारतीय सिविल सेवा में, भारतीय सिविल सेवा में इंडियन सिविल सर्विस के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली लागू की गई। किसके लिए? भारतीयों के लिए। मतलब इसके पहले ब्रिटेन से आईएएस अधिकारी चुन करके आ जाते थे, खुली प्रतियोगिता नहीं थी जैसे आज है, पहले प्री देते हो, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। खुली प्रतियोगिता है, सब लोग अपना अपना प्रदर्शन करते हैं, जो बेहतर प्रदर्शन करता है वो आईएएस आईपीएस बनता है, और जिसके प्रदर्शन खराब होते हैं वो फिर से ट्राई करता है, कहीं से चुन के नहीं आते। उसी प्रकार भारतीयों के लिए इस चार्टर अधिनियम 1853 में पहली बार आईसीएस के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली लागू की गई। और इसको लागू करने के लिए जो समिति बनी थी, उस समिति को कहते हैं मैकाले समिति। याद कर लेना, किस समिति के अंतर्गत भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता भारतीयों के लिए लागू हुई, तो मैकाले समिति के अंतर्गत। इस 1853 के अधिनियम के बाद समय आता है 1857 का, जब हो जाता है स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति या विद्रोह भी कहते हैं। ये एक डिवीजन समय है, डिवीजन पीरियड है, जो दो कालों को दो समय के लिए विभाजित करता है। ठीक, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दो भागों में विभाजित करता है, मतलब 1857 के पहले, ध्यान देना इस बात को, 1773 से लेकर 1853 तक जितने भी एक्ट आते हैं वो सब उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में सब कुछ थी। लेकिन जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है तो 1858 का भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम आता है और इस भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया से शासन को लेकर ब्रिटिश क्राउन के पास सौंप दिया जाता है। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन व्यवस्था समाप्त किया जाता है और सारी शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के पास आ जाती है। 1858 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। और इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे वायसराय बना दिया जाता है। तो कंफ्यूज मत होना कि वायसराय कुछ और नहीं है, ये जो भारत का गवर्नर जनरल था इसी को वायसराय बना दिया जाता है, इसी 1858 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। और एक नए पद का सृजन होता है जिसे कहते हैं भारत का सचिव। भारत का ये नया पद आता है, लेकिन वायसराय कोई और नहीं, भारत का गवर्नर जनरल ही वायसराय बन गए। तो आप देखिए, पहले जनरल था, ठीक, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बना, कब? 1773 के एक्ट में। उसके बाद क्या बना? ये बंगाल का गवर्नर जनरल ही भारत का गवर्नर जनरल बना। किस एक्ट में? 1833 के। अगर मैं सही हूं तो एक बार चेक कर लूं। हाँ, 1833 के एक्ट में ही, ठीक। और इसी भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया जाता है 1858 के भारत सरकार अधिनियम में। तो ये जो जनरल था यही बनते आया है, ये जनरल था या गवर्नर, सॉरी ये जनरल नहीं था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये गवर्नर था, गवर्नर। इस गवर्नर को 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल, और इस बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 में भारत का गवर्नर जनरल, और इसी भारत के गवर्नर जनरल को 1858 में भारत का वायसराय बना दिया जाता है। हाँ, एक ही नाम अलग अलग है।
एक जगह पिंकू हैं तो वही बने टिंकू, तो वही बने रिंकू, तो वही बन गए झिंकू। हाँ एक है, हाँ एक ही, लेकिन नाम चेंज होता चला गया, थोड़ी थोड़ी शक्तियां बढ़ा दी गई। ठीक, तो अभी हमने 1753 से, सॉरी 1773 से 1853 जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत शासन था ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 1857 के बाद आता है 1858, और 1858 से लेकर के भारत शासन अधिनियम 1947 तक हम पढ़ेंगे। लेकिन आज की कक्षा को हम यहीं पर करेंगे विराम, क्योंकि वीडियो बना के अपलोड करना पड़ता है और वीडियो की क्राइटेरिया अधिक हो जाती है तो बहुत परेशानी होती है। तो एक बार में हम एक टॉपिक लाएंगे, आपको समझाएंगे, जो न समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अंततः एक अनुरोध, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। जो बातें समझ में ना आए अवश्य ही उसको एक टिप्पणी के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी अपना अमूल्य समय देते हैं इस वीडियो को देख करके, और हम ये समझ रहे हैं कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए जो है महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षा में। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।